का क्या होना चाहिए उसको लेकर के 5 प्रस्ताव इस अधिवेशन के अंदर में हम सब लोग रखे हैं। आज शाम को उस प्रस्ताव को चर्चा के बाद, जो पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता उपस्थित हैं, चर्चा के बाद उस प्रस्ताव को हम सब लोग पारित करेंगे और उस प्रस्ताव के आधार पर आगामी चाहे शैक्षणिक, सामाजिक, चाहे आर्थिक, हर प्रकार के विषयों पर नौजवानों का मंतव्य क्या होना चाहिए, क्या दिशा होना चाहिए, इस संदेश को लेकर के इस अधिवेशन से कार्यकर्ता जाएंगे। आपको फिर कुछ आपने कल एक बात कही थी जी देश को लेकर कि गजवाहे हिंद की जो बात चली जी, उसके में आप क्या? देखिए, भारत देश में ऐसे विचारों का कोई स्थान नहीं है। भारत के अंदर में भारत एक ऐसा विराट सांस्कृतिक संपन्न राष्ट्र है जहाँ पे भारत का ऐसी दुनिया की कौन सी ऐसी कौम, कौन सी ऐसी संस्कृति और कौन सा ऐसा धर्म हो जिसे भारत ने फलने फूलने का अवसर नहीं दिया है। भारत के अंदर में हमारा यह मान्यता है कि हम किसी भी धर्म और मजहब पंथ के खिलाफ में नहीं हैं। भारत के भूमि पे सभी धर्मों को समान रूप से अवसर मिला है विकास करने का, प्रचार प्रसार करने का, लेकिन भारत के अंदर में वैसे धर्म और मत पंथ का कोई स्थान नहीं होगा जो इस विचार के आधार पर चलते हैं कि उनका ही धर्म का जय होना चाहिए, बाकी किसी का जय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के लोगों का भारत में स्थान नहीं है और भारत ऋषि परंपरा के आधार पर चलने वाला देश है। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, ये राणा प्रताप की धरती है, ये बाबू वीर कुंवर की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। भारत के अंदर में भारत के विरोध और भारत की जो 5000 साल पुरानी संस्कृति है उसको मिटाने का प्रयास बहुत पहले से भी हुआ है, आज तक किसी को सफलता नहीं मिली है। ऐसे दिवा स्वप्न देखने वाले लोगों को भी गजवाए हिंद का सपना हिंदुस्तान में, जब तक हिंदुस्तान के अंदर में भारत माता की जय और हिंदुस्तान की जयकार करने वाले नौजवानों का समूह है, इस प्रकार का विचार भारत के अंदर में बहुत लंबे समय तक यात्रा नहीं कर सकते हैं। जेएनयू में अक्सर नारे लगते हैं देश के टुकड़े हो गए हजार, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? जेएनयू में कुछ लोग ऐसे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश का बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और जेएनयू ने इस देश को कई प्रकार की प्रतिभा संपन्न नौजवानों को प्रदान किया है, लेकिन मुट्ठी भर कुछ लोग जो हैं वो जेएनयू की आवाज़ नहीं हो सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले भारत केंद्रित विचारों का भी एक बड़ा प्रवाह है। ऐसे लोग सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के आधार पर, भारत में एक फैशन हो गया भारत को गाली दो तो अलग अलग प्रकार से उनको तुरंत से मीडिया के अंदर में, समाज के अंदर में तुरंत डिस्कोर्स में लोग शामिल हो जाते हैं। एक महज एक सस्ती लोकप्रियता का आधार कुछ लोगों को लगता है कि भारत के विरोध बात करने के आधार पर मिलेगा। मुझे लगता है ऐसे लोगों का इस देश के अंदर में भविष्य नहीं है। भारत में भारत के साथ, भारत के लोगों के साथ चलने वाले विचारों का भारत के अंदर में स्थान है। भारत का टुकड़ा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत की आज़ादी, चाहे भारत की संप्रभुता के लिए, भारत की एकता के लिए भारत की एक लंबी यात्रा रही कि लोगों ने जान दिया है। भारत के वंदे मातरम से लेकर भारत की सीमा की सरहद की सुरक्षा में लगे नौजवान इस भारत को संपूर्ण अपनी सामर्थ्य के आधार पर आगे विकसित करने की दिशा में बढ़ने वाले प्रेरणा के आधार पर लोग बढ़ रहे हैं। इसलिए भारत की टुकड़ा, इस प्रकार की जो कुछ लोगों की जो फ्रिंज एलिमेंट की सोच है, ये भारत में साकार नहीं होगा। और उस कैंपस में भी मुट्ठी भर लोग हैं, ऐसा नारा लगाने वाले देश के कोने में 1-2 लोग मिलते हैं। ऐसे लोगों का न देश कभी समर्थन करता है, न ऐसे लोगों के साथ नौजवान कभी आज खड़े नजर आते हैं। मंत्री जी, आपको नहीं लगता कि विद्यार्थी परिषद जो शैक्षणिक मुद्दे हैं उन पर कम काम कर रहा है और पॉलिटिकल टूल की तरह ज़्यादा काम कर रहा है? नहीं, सत्ता पाने का एक कारक बन गया है। देखिए, आपने सत्ता की बात कही, एबीवीपी की यात्रा को आप देखेंगे तो 74 आंदोलन के बाद देश में एक अवसर आया था और सभी लोगों के पास ऑफर आया कि आप जनता पार्टी की सरकार में शामिल हो जाइए। एबीवीपी का इतिहास उठाकर देखेंगे तो हमने उस समय सत्ता को स्वीकार नहीं किया। हमने कहा हम समाज परिवर्तन में भरोसा रखते हैं, सत्ता परिवर्तन में हम भरोसा नहीं रखते हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन में भरोसा रखते हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल कहीं से सत्य के धरातल पर नहीं टिकती है कि एबीवीपी सत्ता, हाँ, एबीवीपी जो समय और काल परिस्थिति के जो भी प्रश्न आते हैं, सभी प्रश्नों पर एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते, छात्र संगठन होने के नाते हमारी सब में भूमिका है। शैक्षणिक परिसरों में आज आपको मालूम होगा कि हमने देश के अधिवेशन के अंदर में देश के सरकार से भी निवेदन किया है कि देश की शिक्षा पद्धति को ठीक से लागू करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए व्यापक धनराशि प्रोवाइड कराया जाए और जीडीपी का 2% सिर्फ उच्च शिक्षा और शोध पर एबीवीपी ने कहा है खर्च करने के लिए। और उस दिशा में हम सभी देश के सरकारों को, केंद्र सरकार को और प्रांत सरकारों को भी कन्विंस कर रहे हैं कि शिक्षा में
अब रेवड़ी कल्चर से आप बाहर आइए। बहुत दिनों तक हो गया है कल्चर की वोट के आधार पर वोट पाने के लिए आप अपने खजानों को लुटा रहे हैं, साड़ी से लेकर अलग प्रकार के राजनीतिक रेवड़ी आप बांट रहे हैं। अब शिक्षा केंद्रित राजनीति होनी चाहिए, हमने राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में कहा है। इसलिए हमारा आग्रह कैंपस है और कैंपस के आधार पर ही देश और राष्ट्र का निर्माण होगा। इसलिए एबीवीपी ने कहा कि प्रादेशिक विश्वविद्यालय हो, खास करके उसमें 90% से ज़्यादा छात्र प्रादेशिक विश्वविद्यालय के अंदर में पढ़ते, लेकिन हालात क्या है, न समय पर परीक्षा है, न समय पर प्रवेश है, न समय पर परिणाम है। यह भयावह स्थिति है। इस पर एबीवीपी लगातार संघर्ष भी कर रही है और हमने हर मंच से, हर फोरम से इस बात को कहा है कि प्रवेश परीक्षा परिणाम के अंदर में जो भारी अनियमितता है उसको सरकारें दूर करें, विश्वविद्यालय प्रशासन दूर करे, राजभवन भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। मौन भवन के रूप में लोग शिक्षा को संचालित नहीं कर सकते हैं। प्रश्न यदि छात्रों का है तो चाहे राज्य के मुखिया हो, चाहे राज्य के राज्यपाल हो, शिक्षा के प्रश्नों का प्रत्युत्तर और समाधान देना सबकी जिम्मेवारी है। यदि नहीं उस जिम्मेवारी को लोग निर्वहन करते हैं तो हम समय समय पर संवाद करते हैं, हम समन्वय का प्रयास करते हैं और आवश्यकता के अनुरूप हम संघर्ष भी करते हैं। इसलिए शिक्षा के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ एबीवीपी कभी भी नहीं की है और आगे भी किसी भी प्रकार की समझौता हम शिक्षा के मुद्दा पे नहीं कर सकते। शिक्षा व्यवस्था की बात हो, महामंत्री जी, कल आपने कहा कि बिहार में काबा, उसका जवाब दिया आपने और बताया कि किस तरह से बिहार शिक्षा को लेकर भी काफ़ी पुरातन काल से सही रहा है, अच्छा रहा है। मेरा एक सवाल आपसे है कि आप लगातार कह रहे हैं कि राजभवन से वार्ता होती है, कई विश्वविद्यालयों में, यहाँ तक कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में सत्र जो है वो अनियमित है और आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राजभवन, लोगों का कहना है कि सरकार भी अभी फिलहाल जो है, जो राजभवन जहाँ से गाइड होता है मुख्यमंत्री की सरकार भी आपकी है, तो आखिर सत्रों को नियमित करने के लिए क्यों कोई प्रयास नहीं होते हैं, ठोस प्रयास नहीं हो रहे? एक तो सरकार, भारत सरकार 130 करोड़ लोगों की सरकार है, किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं है। लोकतंत्र में लोग की सरकार है, जन की सरकार है। जहाँ तक राजभवन की भूमिका है, इसलिए मैंने अपने अभी ठीक पहले इस बात को भी कहा कि राजभवन भी मौन भवन न बने और ये सुनिश्चित हो बिहार के अंदर में कि जो बच्चे, जो छात्र हमारे भाई एडमिशन ले रहे हैं वो 3 साल के अंदर में उनकी डिग्री होनी चाहिए। ये सबकी जिम्मेवारी है, इस जिम्मेवारी से कोई भी भाग नहीं सकता है, चाहे किसी भी पद पे बैठे हुए लोग हों, चाहे किसी संवैधानिक व्यवस्था को संचालित करने वाले लोग हैं। बिहार के अंदर में दुर्भाग्य ये है कि जो बिहार की काबा की कल चर्चा हुई कि दुर्भाग्य ये है कि दुनिया को ज्ञान देने वाला बिहार है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कराने वाला बिहार है, लेकिन बिहार के सदन में शराब पे चर्चा होती, शिक्षा पे चर्चा नहीं होती है। बिहार के सदन में शराब पीने से मरने वाले लोगों को समर्थन करना है या विरोध करना, इस पे चर्चा 3 दिन होती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग सवाल ये नहीं पूछते हैं कि शिक्षा के ऊपर चर्चा कब करेंगे आप। बिहार के अंदर में विश्वविद्यालयों की हम सिर्फ आँख मिचौनी का खेल खेल रहे। सरकार, गवर्नर सरकार को ये बातें बंद होनी चाहिए। मैं एबीवीपी के पवित्र मंच से सभी को अपील कर रहा हूँ कि बिहार को यदि बचाना है तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बचाना पड़ेगा। बिहार को बचाना है तो यहाँ के 100 साल की पुरानी विश्वविद्यालय को बचाना पड़ेगा। इसलिए अपनी राजनीतिक पूर्वाग्रह से सभी दल अलग होते हुए बिहार के विधानसभा में चर्चा करें कि बिहार की शिक्षा को सुदृढ़ करने में सभी पार्टियों को एक मंच पर आते हुए विचार करना पड़ेगा। शिक्षा की स्थिति कैसी ठीक हो, उसमें सभी लोगों की क्या भूमिका होना चाहिए। सरकार से भी मेरा निवेदन है कि आप शिक्षा को लेकर के एक श्वेत पत्र लाइए। बिहार के अंदर में शिक्षा एक ऐसी दुर्दशा स्थिति में गुजर रही है, मुझे लगता है कि शिक्षा का कोई माई बाप नहीं है बिहार के अंदर में और ये लंबे समय तक ठीक नहीं रहेगी। सरकारें और संबंधित लोग जिसकी भी भूमिका है, समय पे यदि इसमें सचेत नहीं होते हैं तो छात्र शक्ति एक बड़ा शंखनाद करेगा और बिहार संपूर्ण देश में परिवर्तन का गवाही देने वाला प्रदेश है। अपने प्रदेश के शिक्षा के प्रश्नों को हम मूक होकर के, मौन होकर स्वीकार नहीं करेंगे। हम जितना भी ज़रूरत होगा उस पर संघर्ष करेंगे, लेकिन बिहार में चर्चा आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करता हूँ, शराब पे चर्चा मत करो, करना है तो शिक्षा पे चर्चा करो, यहाँ के रोज़गार पे चर्चा करो। यहाँ के नौजवानों को आप ये चर्चा मत करो कि पैदल क्यों चल रहे हैं कोरोना के अंदर में लोग। अब चर्चा ये करना पड़ेगा कि 75 साल में हमने पॉलिसी ऐसी क्यों दी कि लोग हमारे यहाँ से पलायन करने के लिए विवश हैं, इस पे चर्चा करना। इसलिए रेवड़ी कल्चर से बाहर निकल करके शिक्षा केंद्रित और नौजवान केंद्रित राजनीति बिहार के अंदर में सेट करना पड़ेगा। उसमें समाज को भी आगे आना पड़ेगा। सवाल अब इसी पे पूछना पड़ेगा। 2 साल से देखिए, मेरा भी वही सवाल था सेशन को लेकर, ठीक है। दुख तब होता है जबकि बिहार से यूपी जाने वाली ट्रेनों में जब लड़कियां सुबह में ट्रेन से यूपी जाती है, मैंने पूछा कि क्यों आप लोग उधर जा रहे हो पढ़ने,
तो बोली लोग कि यहाँ सेशन 5 साल लगता है, यूपी से हम करेंगे 3 साल में निकल लेंगे। इस पर एबीवीपी क्या कदम उठा रही है? एबीवीपी समय समय पे हम सभी विश्वविद्यालय के अंदर में आप सब लोगों के ही माध्यम से आता हुआ कि एबीवीपी का संघर्ष चल रहा है, लेकिन प्रश्न ये है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। कल आईआईटी के डायरेक्टर बता रहे थे कि बिहार के अंदर में आईआईटी और एनआईटी है, इन सभी का इसी बिहार के अंदर में उनका समय ठीक से चल रहा है, लेकिन बिहार के प्रादेशिक विश्वविद्यालय की हालात ऐसे क्यों हैं। मुझे लगता है कि अभी भी बिहार के सत्ता में बैठे हुए लोगों को यह विचार करना पड़ेगा कि शिक्षा उनके आग्रह और उनकी प्राथमिकता का बिंदु जब तक नहीं होगा, हम चर्चा करते रहेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे। सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि बिहार को पलायन से रोकना है। बिहार की प्रतिभा जो पलायन कर रही है पुणे के अंदर में, बेंगलोर के अंदर में, जो यहाँ पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में स्टूडेंट जा रहे हैं और अच्छी खासी फ़ी दे करके बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, उस विश्वास को जनमत के आधार पर बहाल करने के लिए सरकारों को प्रयास करना पड़ेगा। सरकारें भाग नहीं सकती है शिक्षा के मुद्दे से, इसलिए बिहार के अंदर आपने जो बहनों के बारे में बताया, बिहार सरकार सुनिश्चित करे, बिहार का समाज सरकार को दंडित करने के लिए सुनिश्चित करे कि यदि आने वाला समय में शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती है तो सरकारों को भी अपने स्थान पर रहने का अधिकार न हो, समाज को भी दंड विधान के रूप में आगे आना पड़ेगा। और अब बिहार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति शिक्षा केंद्रित राजनीति होगी। ये हर जब जन समाज के बीच में ये बातें आएगी तो मुझे लगता है जब समाज ये तय करेगा कि शिक्षा पे बात होनी चाहिए तो सरकारें घुटना पर आकर के शिक्षा को ठीक करने की दिशा में पहल करेगी। क्या इसको कहा जा सकता है कि इस संस्था को किसी भी नियम कानून को अमली जमा पहनाए जाने के लिए संस्था के साथ साथ ये सत्ता की भी जरूरत है? देखिए, सत्ता जन कल्याण के लिए है। भारत की संविधान लोक कल्याण की कामना करती है और लोक कल्याण में हम सब लोग को मालूम है कि लोक कल्याण की जो भावना है वो शिक्षा से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए अमली जामा पहनाने की बात से इतर मुझे लगता है कि अभी सभी सरकारों को और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बिहार के शिक्षा पर मंथन करना चाहिए। ज्ञान भवन के अंदर में लोग आए, मंथन करें कि हमारी भूमिका शिक्षा के अंदर में क्या है, और उस मंथन के बाद एक दिशा तय हो। बिहार की सभी समस्याओं का समाधान मुझे लगता है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा, समय पर प्रवेश, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम मिलेगा तो बिहार की प्रतिभा इतनी मजबूत है कि किसी को साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप एक सिस्टम दे दीजिए। हम अपनी प्रतिभाओं के आधार पर दुनिया में लोहा मनवाए हैं, इसलिए बिहार को एक सिस्टम मिल जाए। बिहार के अंदर में सभी प्रश्नों का उत्तर हम खुद ढूंढ लेंगे। इतनी बिहार के अंदर में सामर्थ्य, इतनी क्षमता है बिहार के अंदर। मंत्री जी, जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थिति जग जाहिर है, बहुत ही खराब स्थिति है और विद्यार्थी परिषद अपने आंदोलन के लिए जाना जाता है जी। तो ऐसे में जो विद्यार्थी परिषद का यहाँ का मंच है, जो विश्वविद्यालय की बदहाली के लिए जो पदाधिकारी जिम्मेदार हैं, आपके साथ मंच साझा कर रहे हैं, तो इस डबल स्टैंडर्ड से कैसे आगे आप लोग आइएगा और कैसे शिक्षा का विकास होगा? जयप्रकाश विश्वविद्यालय में बदलाव होगा। देखिए, हम संपूर्ण बिहार में शैक्षणिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, शैक्षणिक सुदृढ़ीकरण की बात कर रहे हैं और हमने ये बात स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार विश्वविद्यालय के अंदर में जो भी वर्क फोर्स है, वीसी, प्रो वीसी, गया के अंदर में वीसी की भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन हुआ, अलग अलग प्रकार का आंदोलन हुआ। विशेष रूप से हमारे प्रदेश मंत्री जी स्टेट के संदर्भ में आपको बता सकते हैं, लेकिन मैं जो विषय को बता रहा हूँ, राजभवन से लेकर सरकार सुनिश्चित करे कोई भी भ्रष्ट आचरण का व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रशासनिक दायित्व में ना आए। ये सरकार को भी और राजभवन को सुनिश्चित करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार किसी भी स्वरूप में स्वीकार नहीं होगा, चाहे समाज में हो, चाहे छात्र जगत में हो, चाहे सभी प्रकार के प्रशासनिक के मंच में भी वो लोग उपस्थित हैं। 4 सीटेड लोग हैं, बताइए। 4 सीटेड हैं जो मंच साझा मंच किए। पे हैं आपके, तो इससे क्या संदेश जाएगा? विद्यार्थी परिषद क्या संदेश देना चाहता है ऐसे लोगों को मंच पे? अब आपका प्रश्न किन के संदर्भ में है? मैं तो कल शाम को अधिवेशन को ज्वाइन किया हूँ और उस समय से जब मैं अधिवेशन पर रहा तो अधिवेशन में तो बिहार के चाहे वो आईआईटी के डायरेक्टर हों, चाहे एम्स के डॉक्टर हों, चाहे हमारे सभी जो गेस्ट डिग्निटरी आए, सभी लोगों ने बिहार के बारे में अच्छा कामना किया। आपका ऐसा कोई प्रश्न है तो उस पर हम लोग लोकल यूनिट से एक बार बात करेंगे। भ्रष्टाचार को एबीवीपी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए एबीवीपी जानी जाती है, तो भ्रष्टाचार को तो किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये तो एबीवीपी का स्पष्ट मत है। कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा शिक्षा पर असर पड़ा है। अब आप कैसे उसको सुधारने की? हमने भारत के वित्त मंत्री को मिलकर के इस बात को कहा कि 2 चीज़ें, एक तो कोरोना के कारण से हमने यूजीसी को भी कहा है और भारत के अलग अलग जो सरकारें हैं
जो सरकारों का जो फोरम है उसके ऊपर जाके कहा कि कोरोना के अंदर में जो सत्र विलम्ब से हुआ उसको रेगुलराइज किया जाए। हमने कोरोना के अंदर में कहा है कि स्पेशल स्टूडेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए कि कोरोना के जो गैप है उसको हम फुलफिल करें। दूसरा हमने ये भी कहा है कि कोरोना के ठीक बाद हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो रहा है, उसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराते हुए जो एक शिक्षा के अंदर में चाहे टीचर्स की रिक्तियां हैं, पोस्ट वैकेंट है, या जो पहले से टीचर उनका ट्रेनिंग करते हुए हम कैसे अपग्रेड करें, ताकि अब कोरोना के मूड से हमको बाहर आना पड़ेगा। कोरोना की जो परिस्थितियां थी उससे हमको डबल स्पीड में उसको मेंटेन करने की दिशा में आगे आना पड़ेगा। सभी शैक्षणिक जगत के जो स्टेक होल्डर हैं, सभी लोगों को कोरोना के रोना से बाहर आकर के अपनी क्षमता के आधार पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हुए उस गैप को फुलफिल करना पड़ेगा।